नमस्ते। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। तो आज से आप लोग जान लीजिए, ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा सब कुछ आते हैं। एल्गी, फंजाई सब कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। वो जिनमें क्या है, लाइफ है, जिनमें जिनमें लाइफ है और जो लिविंग एक्टिविटीज़ को शो कर सकते हैं, वो सब ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद हम तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन क्यों आया, हमें ये जानना है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है उनमें ये रिप्रोडक्शन आया क्यों। तो रिप्रोडक्शन आने का रीज़न है, ज़रा सोचिए आप लोग, कि अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या आज हम होते, नहीं होते ना। या फिर जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ह्यूमन है, अगर पहला ह्यूमन उसने कोई बेबी को जन्म ना दिया होता तो क्या हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन आगे बढ़ी होती, नहीं बढ़ी होती। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इसेंशियल प्रोसेस है, जो कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ जो है बढ़ती रहे, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या है कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता। वो जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, फिर वो क्या होता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो क्या करता है, अपने ही तरह अपनी प्रोजेनी मतलब बच्चा पैदा करता है, फिर वो बूढ़ा होके एक दिन क्या होता है, मर जाता है, फिर उसका जो बच्चा होता है वो भी यही साइकिल दोहराता रहता है। तो सब मिला के ये है कि रिप्रोडक्शन उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमेशा बढ़ती रहे, आगे जाती रहे। इसलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल प्रोसेस है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अमर नहीं होता है, कोई भी अमर नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्ट क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि क्या, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा क्या होता है, इसमें बाइनरी फिशन होता है। ये आधा आधा क्या होता है, आधा आधा इसकी जो सेल्स होती हैं हाफ हाफ डिवाइड हो जाती हैं। तो अब क्या होगा, एक यहाँ से बना, एक ये, मतलब टू बेब, यहाँ से क्या हो गया, दो अमीबा बन गया, ठीक है। फिर ये अमीबा आपस में डिवीज़न हुआ, फिर इससे दो बनेगा, इससे दो बनेगा, हाफ हाफ क्या होंगी, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवीज़न करती हैं। और इसी तरह इस पैरामीशियम होता है। तो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, अमर नहीं होते हैं, इमॉर्टल नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, एक ना एक दिन उनको मरना ही होता है। तो इसलिए वो जिंदा रहें, उनकी लाइफ, उनकी जो जो उनकी पीढ़ी है वो बनी रहे, उनके अंदर जो जीन है, उनका जो हैबिटेट है। जैसे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा को रिप्रेजेंट करते हैं, और मम्मी पापा किसको रिप्रेजेंट करते होंगे, अपने मम्मी पापा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, आगे बढ़ती जाए। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल प्रोसेस है। और रिप्रोडक्शन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ स्पान। तो क्या होता है लाइफ स्पान, लाइफ स्पान होता है, यहाँ से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पान। तो पीरियड फ्रॉम, यहाँ से देखना है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जब से जन्म होता है वहाँ से नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसी को क्या कहते हैं, लाइफ स्पान। ध्यान रखना है, नेचुरल डेथ क्या है, नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है वही क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। मतलब बीच में किसी रीजन बस किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए ह्यूमन का लाइफ स्पान कितना है, पहले के टाइम में 100 ईयर्स होता था, अभी घट के 60 ईयर्स हो गया है, 60 साल माना जाता है कि एक लाइफ स्पान है। अब बीच में किसी की 25 साल के ही एज में डेथ हो गई, जैसे कोविड से हो गई, बहुत सारे यंग लोगों की डेथ हो गई, तो वो उनका लाइफ स्पान नहीं कहा जाएगा। अगर वो 60 साल की एज में उनकी डेथ होती है तो ही वो कहा जाएगा इन्होंने अपनी लाइफ स्पान को कंप्लीट कर लिया है, जितना जीना चाहिए उतना जी लिए हैं, ठीक है। बीच में डेथ हो जाए तो अननेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज़ किया है, कौन सा टर्म यूज़ किया है यहाँ पे एनसीईआरटी ने, कि नेचुरल डेथ। कौन सा, नेचुरल डेथ, जो भी है उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होती है वो लाइफ स्पान में कंसीडर की जाती है। ऑर्गेनिज्म लिव्स ओनली सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी टाइम होता है उसके बर्थ से और नेचुरल डेथ तक। और इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड होता है जीने का वो कुछ ही समय के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। इसलिए ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है
कि उनको जो है बर्थ करना, सॉरी रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उनकी जो स्पीशीज़ है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये प्राण, जैसे कहा जाता है कि ये प्राणी, ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स, ये जो भी हैं जू, ये विलुप्ति के कारण, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? तो उनसे बच्चे आएंगे ही नहीं। जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन होगा मतलब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उनको अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इसेंशियल प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे कि एलिफेंट का कितना है 60 to 90 ईयर्स, उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ये हमने इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किया है। तो कितना माना जाता है एलिफेंट का? 60 से 90 साल, 60 to 90 ईयर्स एलिफेंट क्या होता है, जीते हैं। इनका लाइफ स्पान होता है। फ्रूट फ्लाई का कितना होता है? 4 to 5 वीक्स। कितना होता है फ्रूट फ्लाई का? 4 to 5 वीक्स होता है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि यहीं पे एवरी ऑर्गेनिज्म लाइव ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वही बात रिपीट कर दिया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म एक कुछ ही पर्टिकुलर टाइम के लिए, सबका अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। सबका लाइफ सेम नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो लाइफ स्पान होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए जैसे पैरट है, मान लीजिए पैरट है और क्रो है, दोनों दिखने में तो सेम सेम लगते हैं ना, लेकिन उनकी लाइफ स्पान के में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मतलब बहुत डिफरेंस होता है दोनों की लाइफ स्पान में। अभी हम आगे चल के इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से में दिया गया है, उसी को हम यहाँ पे लिए हैं। तो ये देखिए ये क्या है, सबको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पहचान गए होंगे ना, क्या है? काऊ है। ठीक है, और काऊ का जो है लाइफ स्पान कितना होता है? 18 to 22 ईयर्स, 18 से 22 साल तक क्या होते हैं? काऊ जीते हैं। ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा भी जी, अब ये मत कहिएगा कि मैम इससे ज़्यादा भी जी जाएंगे। हाँ बिल्कुल जी सकते हैं। ह्यूमन की लाइफ स्पान तो मतलब 100 ईयर्स है, लेकिन बहुत लोग तो 150, 160, 200 साल तक जी जाते हैं। कुछ लोग, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग जो मतलब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रूटीन में जीते हैं, योग करते हैं, जी जाते हैं, तो उनकी बात, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में होते हैं ना। तो एक एवरेज जो माना गया है वो 18 से 22 साल तक माना गया है, 18 to 22 ईयर्स। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट का कितना लाइफ स्पान होता है? 60 to 70 ईयर्स। कितना होता है? 60 to 70 ईयर्स होता है। आपको याद रखना है, सारे डेटा याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नीट हो या बोर्ड हो। फिर है 80 to 120 ईयर्स, किसका है? टॉर्टॉइस। ये कछुआ है ना, टॉर्टॉइस है, इसका कितना होता है? 80 से 120 साल जीता है। देखो दिखने में कितना छोटा सा है और कितना लंबा जीता है, बहुत दिन तक जीता है। और ये जो उसका आउटर पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है। ये क्या करता है, इसकी जो अंदर की बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो आउटर पार्ट जो हार्ड रहता है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर आते हैं, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कितना है? 8 to 12 मंथ्स। कितना दिखा रहा है? 8 to 12 मंथ्स यहाँ पे दिखा रहा है। फिर है रोज़। रोज़ का कितना है? 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, 5 to 7 ईयर्स। देन यहाँ पे आ गए हम किसके, यहाँ देखते हैं, ये क्रो है। क्रो का 10 to 22 ईयर्स, मतलब 10 से 22 साल तक जीता है। ये पे है, यहाँ पे है बनाना। ये क्या है? बनाना का प्लांट है। ये कितना जीता है? ये 15, वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है आई थिंक 15 मंथ टू, मतलब 15 महीने से जो है, ये डेटा थोड़ा मुझे मिसमैच लग रहा है, मैं बाद में आप लोग को करेक्ट करके बताऊंगी, क्योंकि 15 महीने से जो है 2 साल तक जीता है, इतना लॉन्ग टाइम नहीं जीता है बैनियन ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, ये पैरट है, तोता, मिट्ठू है। मिट्ठू बहुत मीठा मीठा बोलता है ना, मिट्ठू। तो इसका कितना लाइफ स्पान है? 80 to 150 ईयर्स। कितना है? 80 से 150 साल। ठीक है, 80 से 150 साल है। ये है क्रिसमस प्लांट और इसका कितना होता है? 100 to 200 ईयर्स। एक यहाँ पे छूट गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैनियन ट्री। आप लोग ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। बैनियन ट्री का जो होता है वो लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 200 to 500 ईयर्स। जो बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री जिसको क्या कहते हैं? फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। तो इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 200 to 500 ईयर्स। 200 to 500 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन यंग वंस ऑफ दियर काइंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये मतलब ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस करता है यंग वंस, या इसको क्या कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे जनरेट करता है किसके, दियर काइंड्स मतलब जो जिस तरह का होता है। अब ह्यूमन से ह्यूमन के ही बच्चे आएंगे ना, ह्यूमन से किसी और के तो बच्चे आएंगे नहीं। तो वही कह रहे दियर काइंड्स मतलब जिस तरह के हैं वो उस तरह के क्या देते हैं, उनसे उनके बच्चे जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब मान लीजिए हमारे दादाजी की एक पीढ़ी, पापा की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हम, ठीक है, और आने वाले बच्चे चौथी पीढ़ी। तो ऐसे ही एक एक जो देखा जाता है वो एक एक जनरेशन कहा जाता है। तो ये जो कैरेक्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली 2 टाइप के ही होते हैं। पहला एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल। एसेक्सुअल वैसा होता है जहाँ गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ एक ही पेरेंट्स मतलब एक ही मम्मी या पापा जो भी कह लो, मतलब एक ही पेरेंट्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना बच्चा पैदा कर ले, अपने बच्चे को जनरेट कर सके। और यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक मम्मी होते हैं और एक पापा होते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मम्मी पापा, प्लांट्स के केस में और भी बोलते हैं, मतलब एक मेल होंगे और एक फीमेल, वो प्लांट्स भी होते हैं एनिमल्स भी होते हैं ना, तो उनको मेल फीमेल कहते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं अपोजिट, यहाँ पे क्या होते हैं अपोजिट सेक्स होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, दोनों फीमेल नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों मेल नहीं होना चाहिए, सेक्स अपोजिट होना चाहिए यहाँ पर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सिंगल पेरेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यहाँ सिंगल पेरेंट के पास ही इतनी कैपेसिटी होती है कि ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर सके, जनरेट कर सके। जैसे क्या होता है सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, जैसे सोमैटोजेनिक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। सोमैटोजेनिक मतलब 2n, सेल की कैटेगरी यहाँ पे 2n होती है, तो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। देन आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ये एसेक्सुअल, यहाँ मोनो पेरेंटल होता है। क्या होता है मोनो पेरेंटल, ठीक है, मोनो पेरेंटल होता है, यहाँ पे मोनो पेरेंटल होता है। और यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल में बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे देखिए 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है किसको, ऑफस्प्रिंग या बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो है टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट है बाइनरी फिशन, ठीक है, उसके बाद क्या है जो है बाइनरी फिशन है, फिर क्या है ये पैरामीशियम और वो सब, मतलब यहाँ पे बाइनरी फिशन है। फिर क्या देखते हैं बर्डिंग है, ठीक है, और बर्डिंग किस में होती है, ईस्ट में होती है। कोनिडिया है जिसमें क्या होता है जूस्पोर। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं बाइनरी फिशन किस में होता है। बाइनरी फिशन पैरामीशियम में होता है और किस में होता है अमीबा में होता है। तो ये क्या होता है पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, जो पेरेंट की बॉडी होती है क्या होती है 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए ये पेरेंट्स, ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, तो ये क्या होगा बाइनरी मतलब 2 पार्ट्स में क्या होगा ऐसे कट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बेबीज इनके बन जाएंगी, यहाँ से 2 ऑफस्प्रिंग क्या होंगी बन जाएंगी, 1 से 2 हो जाएगा, तो बाइनरी फिशन। इसी की जगह अगर पैरामीशियम लेंगे तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। और ये क्या होते हैं अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए उतना ही इनमें होगा, सेम टू सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये क्या है इट इज़ सिंपल और इरेगुलर, ये सिंपल भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और इरेगुलर हो सकता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, इसमें क्या होता है ट्रांसफ़र है, तो इसमें बाइनरी फिशन, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र बाइनरी फिशन है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है ऑर्गेनिजम्स कंसीडर क्या होता है इमॉर्टल। तो ये दोनों ही मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही इमॉर्टल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये मरते नहीं हैं, ये इनकी जो सेल्स होती है वही क्या होती है आपस में डिवाइड करके 2 सेल्स बना लेती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
फिर देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मतलब कई बार फिशन होता है। बाइनरी में मतलब 2 बार, मल्टीपल मतलब एक मतलब 2 से और ज़्यादा बार, 3 4 5 कई हो सकता है, ठीक है। पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, मतलब पेरेंट बॉडी क्या होता है, कई डॉटर सेल्स में, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं, जबकि यहाँ पे मेनी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल यहाँ पे है दिया गया है, मल्टीपल फिशन होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और एक तरह की ये क्या होता है, पैथोजन होता है, ठीक है। मतलब ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, बीमारी फैलाता है। देन बडिंग। बडिंग क्या क्या होता है, बडिंग अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बडिंग क्या होता है, इसमें डॉटर ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्थ टू अराइजिंग क्या होता है, पेरेंट बॉडी। यहाँ पे क्या होता है बडिंग में, मान लीजिए कोई हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, तो यहीं से क्या होगा, एक और बेबी यहीं से होगा, मतलब यहाँ से निकलेगा, फिर ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग होके फिर ऐसे ही बड़ा सा ये क्या बना लेगा, हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। ऐसे हाइड्रा के चारों तरफ से टेंटिकल्स निकले रहते हैं। हाइड्रा के चारों तरफ क्या होते हैं, टेंटिकल्स निकले होते हैं, ताकि वो क्या करे, अपने फूड को कैप्चर कर सके। तो ये होता है बडिंग में। तो यहीं से निकल के ये नया बना लेगा, ठीक है ना। तो ये बडिंग में हो जाता है। और ईस्ट में भी होता है। ईस्ट में मतलब ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट बेकर ईस्ट होता है। ईस्ट का यूज़ हम ब्रेड में करते हैं। एक तरह की क्या होता है, फंगस होता है, जिसका यूज़ वाइन बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है, और किस में बनाने में किया जाता है, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं ना, उसको बनाने में किया जाता है। घरों में बहुत ज़्यादा ईस्ट का यूज़ होता है। इडली डोसा जब मम्मी लोग बनाती हैं तो जल्दी से बढ़िया फर्मेंटेशन आए, बढ़िया स्पंजी बने, इसके लिए क्या करती है, उसमें ईस्ट मिला देती हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे होता है, उसके जो तो ढेर सारे ना, जब मिला देती हैं तो बहुत सारा उसमें ईस्ट बन जाता है। मिलाती तो थोड़ा सा है, लेकिन बनता बहुत ढेर सारा है, क्योंकि वो क्या कर लेता है, बडिंग से ढेर सारा वहाँ पे ईस्ट बना लेता है, डॉटर्स अपने बना लेते हैं। तो डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स। यहाँ पे स्मॉल बर्ड हो जाएगा, एराइज होता है पेरेंट बॉडी से, और फिर वहाँ से निकल जाता है, डिटैच हो जाता है। एक्सोजीनस मतलब बाहर की तरफ होता है बडिंग। आउटसाइड द बॉडी, अपने बॉडी के आउटसाइड, जैसे कहाँ, हाइड्रा और ईस्ट। अभी मतलब हाइड्रा और ईस्ट क्या है, ये मतलब ये फंगस प्लांट्स है और ये एनिमल्स है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको पूरा इसके डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट में बडिंग कैसा होता है, एंडोजीनस बडिंग हो रहा है, ठीक है। जो ईस्ट है उसमें जो है बडिंग कैसा हो रहा है, एंडोजीनस, जबकि जो है हाइड्रा में कैसा हो रहा है, एक्सोजीनस। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर से बन रहा है, जो बेबी बन रहा है वो बाहर अंदर से बन रहा है, तो क्या हो रहा है, एंडोजीनस जो है होता है वो। तो जैसे किसमें होता है, जेम्यूल इन स्पंज, ठीक है, जेम्यूल इन स्पंज। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये गलत दिया है। ईस्ट में एंडोजीनस नहीं होता है, ईस्ट में एक्सोजीनस ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से कट कर दीजिएगा, ये गलत है। तो एंडोजीनस यहीं पे है, एक्सोजीनस हाइड्रा और ईस्ट में है, जबकि जेम्यूल क्या होता है, ये स्पंज में पाया जाता है। तो स्पंज के में जो है पाया जाता है, अभी डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, स्पंज, ओइडिया, राइजोम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अभी दिखा रहा है बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो अगला सेशन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा कर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट में हम डायग्राम के साथ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।